हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं डेविएशन के बारे में, और ये है उसका पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि डेविएशन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि डेविएशन की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रखी जाती है और वो कौन करता है। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि डेविएशन का जो इन्वेस्टिगेशन होता है बेसिकली वो क्यूए डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेविएशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेविएशन में। मगर डेविएशन के ऊपर बात करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एफडीए के हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन दी है, बट एक बात बोली है जो एफडीए का सिद्धांत है इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करने से पहले जो क्यूए के पर्सन्स को पता होना चाहिए, जो एफडीए हमेशा बोलता है। एफडीए का मतलब है यूएस एफडीए। तो एफडीए का कहना है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करें किसी भी डेविएशन की, तो आप कभी भी बायस ना हो। बायस का मतलब ये है कि आपकी मेंटलिटी ये ना हो कि मुझे कैसे भी करके इस डेविएशन का डॉक्यूमेंटेशन कर देना है और प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर भेज देना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि डेविएशन बहुत बड़ा हो गया है और उससे मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ गई है और उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर जाएगा तो उसके खाने से मतलब ड्रग को खाने वाले जो होंगे, जो भी लोग उसको कंज्यूम करेंगे, उससे उनको काफ़ी बड़े बड़े इफेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है। तो आपको उस बेच को रिजेक्ट कर देना है। आपको कभी भी बायस होकर ऐसा नहीं करना है कि अरे इससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा तो मैं इसको रोक दूं, उसको ना रोकूं और उसको मार्केट के अंदर कैसे भी करके सेल कर दूं, डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत चीज लिख दूं, गलत इंफॉर्मेशन भर दूं, रीजन को मैनिपुलेट कर दूं, डाटा को मैनिपुलेट कर दूं और उसका डॉक्यूमेंटेशन करके फाइलिंग कर दूं और मार्केट कंपनी का घाटा ना हो और उसको मैं उतार दूं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको बायस नहीं होना है। जैसा आपको सही लगता है, सही लगता का मतलब ये है कि जो सही है उसका साथ दें और कभी भी गलत ना करें। अगर आप गलत करेंगे तो वो चीज कभी ना कभी पकड़ में आने ही वाली है, क्योंकि आप ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करते हैं, लोगों की जान आपके हाथ में है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एफडीए हमेशा यही कहता है। तो ये हमेशा बोला गया है। तो जब भी डॉक्यूमेंटेशन करें तो आप सही का साथ दें, सच का साथ दें, गलत का साथ कभी ना दें। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंटेशन से पहले डॉक्यूमेंटेशन वर्ड में यूज कर रहा हूं, ये इन्वेस्टिगेशन की ही बात हो रही है बेसिकली। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पता लगाया जाता है कि उसका रूट कॉज क्या था, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से डेविएशन हुआ। वो रूट कॉज का मतलब है कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत से ही स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन। तो शुरुआत कैसे हुई, वो जैसे ही हमको शुरुआत के बारे में पता चल जाता है तो फिर हमको उसका प्रॉपर उसका सोल्यूशन क्या होगा उसके बारे में हमको पता लगाना पड़ता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। और साथ ही साथ अगर हमको ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है बार बार हो रही है तो हमको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि किन लोगों की वजह से हो रही है, ये कौन लोग हैं जो बार बार ये डेविएशन कर रहे हैं, और फिर हमको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। एक्शन का मतलब हो सकता है कि उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाए या उनकी काउंसलिंग की जाए या उनको पूरी तरीके से बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनको इस चीज का नॉलेज ना हो और वो जानबूझ के नहीं, अनजाने में वो डेविएशन कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूएस एफडीए के द्वारा बताई गई हैं। ये 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया था और उसके बाद के ये 3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो उनका प्रिंसिपल था कि आपको कभी भी बायस नहीं होना है, इन्वेस्टिगेशन सही करनी है, सच का साथ देना है। दूसरी चीज ये कि ये 3 चीजें कि आपको पहले रूट कॉज पहचानना है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना है, और अगर ये बार बार हो रहा है तो जिन लोगों की वजह से हो रहा है फिर उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना है, उनको ट्रेनिंग पे भेजना है, और वो सब क्यूए के पर्सन के ऊपर ही होता है। यहां पर हम बात करते हैं कि जो डेविएशन होता है, तो डेविएशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी स्टेप क्या क्या होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिस्कवर करना है कि डेविएशन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो डेविएशन हो गया है ये पहले आप पता कर लो कि ये डेविएशन हो गया है। कई बार तो क्यूए वाले पर्सन को ये, क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट आपस में आमने सामने हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्यूसी, मान लीजिए क्यूसी के अंदर डेविएशन हो गया है और क्यूए के पर्सन कह रहे हैं कि डेविएशन है, बट कई बार क्यूसी के पर्सन ही कहते हैं कि नहीं सर ये डेविएशन नहीं है, ये इंसिडेंस है। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ करना पड़ता है क्यूए के पर्सन को कि सर ये डेविएशन ही है और ये डेविएशन के थ्रू ही इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसको आप इंसिडेंस शो ना करें। ठीक हो गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको ये चैलेंज होता है कि डेविएशन को डिस्कवर करना कि डेविएशन है कि नहीं है। ठीक है, क्यूसी के कई बार तो जो सिस्टमेटिक लोग होते हैं वो तो कह देते हैं कि हाँ सर डेविएशन है तो डेविएशन ही है, बट कई बार क्यूसी के लोग या कोई भी डिपार्टमेंट, या क्यूसी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन भी हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि बार बार आपके डिपार्टमेंट से अगर डेविएशन हो रहा है तो फिर क्यूए के पर्सन आपके डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ बैठते हैं और इससे
जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो स्टाफ हैं, जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, जिनका काम है कि डेविएशन ना हो, उनकी जॉब के ऊपर बात बन सकती है, उनके इंक्रीमेंट रुक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से कई बार डेविएशन को प्रूव करना कि सर ये डेविएशन है कि नहीं है, इसको प्रूव करने में भी काफी समय लग जाता है। तो क्यूए का सबसे पहला काम तो यही होता है कि वो पहले ये करे कि प्रूव करे कि सर ये डेविएशन ही है। उसके बाद एक बार जब प्रूव हो गया कि सर ये डेविएशन ही है और वो सामने वाला डिपार्टमेंट भी मान गया कि सर डेविएशन है, उसके बाद हमको एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है कि बाद में इस चीज से पलटे नहीं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि पूरी चीज पहले कर लो कि सर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने करा, क्यों करा, किस बेच में हुआ, ये सारा चीजें पहले डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, क्योंकि कई उसके बाद वो पलट नहीं सकते और उनके सील साइन ले लिए जाते हैं। किसके? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्टाफ के और उधर के जो हेड है उनके, जिससे कि उन्होंने एक बार ये सारी चीजें बता दी हैं। उसके बाद जब कोई भी एक्शन लिया जाएगा, हो सकता है कि एक्शन उनके अगेंस्ट हो जाए, तो वो हो सकता है कि अपनी बात से पलट जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम कर लें, उनके सील साइन ले लें, जिससे वो बाद में पलटे नहीं। तो पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब घटना का हमने पंचनामा बनाया, जो हम पुलिसिया जवाब में कहते हैं ना कि हमने घटना पे गए और उसका पंचनामा बना लिया कि सर ये सब घटनाएं घटी थी और ऐसे ये डेविएशन हुआ, उनकी जबानी उन्होंने क्या क्या बोला। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट के बाद, मतलब जब हम पूरी जानकारी जो है उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डेविएशन के बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है, उसके बाद लेते हैं हम एक करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब ये होता है कि उस समय हमको एक तुरंत और इमीडिएट एक एक्शन लेना पड़ता है, जो कि बेसिकली क्यूए के पर्सन लेते हैं। हम का मतलब है क्यूए के पर्सन लेते हैं। रीजन ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर बेच का ध्यान रखना पड़ेगा, उस बेच को हमको संभालना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर हम वहां पर करेक्ट जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो वो जो पूरी ड्रग की बेच है वो हो सकती है कि खराब हो जाए और या तो फिर वो स्टोरेज में चल जाए या क्वारंटाइन हो जाए, तो उससे कंपनी को ही नुकसान होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस समय एक इमीडिएट एक्शन लेके उस बेच को सेव कर सकें और उसको मार्केट में सेल कर सकें। अगर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अगर ऐसा लग रहा है हमको कि यार ये डेविएशन बहुत बड़ा हो गया है और इससे ड्रग की क्वालिटी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तो सीधी सी बात है वहां पर हमको इमीडिएट एक्शन यही लेना पड़ेगा कि या तो हम उसको स्टोर करवा लें या उसको फिर डिस्कार्ड ही कर दें। तो ये एक इमीडिएट एक्शन होता है। तो ये कोई परमानेंट एक्शन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है और किसी का खून बह रहा है, तो सबसे पहले हम खून को रोकेंगे किसी भी पट्टी से बांध के, कपड़े से बांध के। तो ये एक इमीडिएट एक्शन होता है, बट ये परमानेंट एक्शन नहीं होता है। तो उस समय हम एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको आप मेरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इमीडिएट एक्शन। यहां पर मैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो अगला पार्ट होगा, जो अगला इस सीरीज का जो अगला पार्ट है वो कापा के ऊपर ही है। मतलब उस पार्ट के अंदर हम सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। बट मैं यहां पर आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि सबसे पहले हम एक करेक्टिव एक्शन लेंगे, जो कि एक इमीडिएट एक्शन होगा, जिससे हमारी जो बेच है वो सेफ हो जाए। उसके बाद हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि रूट कॉज क्या था, मतलब ये किसकी वजह से ये गलतियां हुई, उसकी तरफ जाएंगे। मतलब हमने एक करेक्टिव एक्शन लेके उस बेच को तो सेफ कर लिया, मान लो अगर सेफ होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फेंको। फिर हम उसकी रूट कॉज पे जाएंगे, मतलब ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके बाद हमें कैजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि कैजुअली हम चेकिंग करेंगे कि क्या क्या चीजें। कैजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है कि सभी चीजें कैजुअली चेक कर लेना कि इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट वहां पर वर्क कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पर टेम्परेचर सही है कि नहीं है, वहां के सीनियर्स जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के कैजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे फिर प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब है परमानेंट इलाज। तो ये परमानेंट इलाज इसलिए होगा, मतलब हम कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि जो ये डेविएशन है बाद में फिर से दोहराया नहीं जाए, मतलब एक परमानेंट हम एक एक्शन लेंगे, जिससे सीधा बता रहा हूं ना आपको कि डेविएशन बार बार ना हो, इस टाइप का कोई एक्शन हमको लेना पड़ेगा। ये परमानेंट इलाज या प्रिवेंटिव एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने एसओपी ही चेंज कर दी या नए इंस्ट्रूमेंट मंगवा लिए, कैंडिडेट ही चेंज कर दिए, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, तो इस या प्रोसेस चेंज कर दी। तो इस टाइप के जो एक्शन होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं, परमानेंट एक्शंस होते हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। और उसके बाद जब हम एक प्रिवेंटिव एक्शन ले लेंगे, कापा लगा लेंगे, इसको कंप्लीट फॉर्म में, मतलब करेक्टिव और प्रिवेंटिव इन दोनों एक्शन को कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाता है, कापा बोला जाता है। और एक बार जब आपने कापा ले लिया तो फिर हमको इसका इफेक्टिव इवोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने डिसीजन लिया, ये जो हमने परमानेंट एक्शन लिया है, इसका क्या रिजल्ट हमको मिले, क्या वो डेविएशन वापस दोहराया गया या कोई नया डेविएशन हमने देखा, या मार्केट में जाने के बाद हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई या उसने कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट दिखाए। तो ये चीजें भी हमको इफेक्टिव इवोल्यूशन करना पड़ता है। बेसिकली इफेक्टिव इवोल्यूशन कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस जगह होगा, कितने लोग लेंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है, ये सभी चीजें डिसाइड करता है क्यूए डिपार्टमेंट। इफेक्टिव इवोल्यूशन विद इन 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंदर ये
जो इफेक्टिव वैल्यूएशन होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेप्स होती हैं वो किस टाइप से डिसाइड की जाती है, चेकिंग करी। तो यहाँ पर हमने बात करी इन्वेस्टिगेशन की स्टेप के बारे में, जिसको मैंने बिल्कुल सिस्टम और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके अलावा भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन को और तरीके से समझे तो जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है डेविएशन का, तो जो क्यूए के पर्सन होते हैं वो ये जो है वो सारी जानकारियां लेते हैं कि डेविएशन कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, किस समय किया, किस बेच के ऊपर किया, ये सारी चीजें उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्यूए के पर्सन जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कलेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम पुलिस जो कोई जुर्म हो जाता है और पुलिस जब मौके मुआयने में पहुंचती है तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन लेती है, बयान लेती है, तो यहाँ भी सेम घटना होती है। यहाँ भी जो जिनसे गलती हुई है, जो उनके सीनियर्स हैं, उनके बयान भी लिए जाते हैं। मतलब ये जो डाटा होता है इनका कलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो डाटा है, जो ये इन्फॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये फिर हमको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने में काफी मदद करती है। जब तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम प्रॉपर वे में करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको सारी घटना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। ये डाटा जो होता है वो एंड तक जाता है, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हम लेते हैं जो कि हमारे करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन में काफी हेल्प करता है, वो डाटा आप डिपार्टमेंट के लोगों से भी लेते हैं जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चला जाता है। क्योंकि जब आपने करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया और उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर गया और जब सेल हो रहा है तो वहां से भी हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो आप इजी वे में आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे और एक प्रॉपर तरीके से आप करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। अब उसके बाद जब हमारे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो जो इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए लोग होते हैं वो फिर इन डाटास के थ्रू ये खोजने की कोशिश करते हैं कि डेविएशन क्यों हुआ, क्या। अब ये मैं इसको आपको बता रहा हूं कि उनकी मेंटलिटी में क्या जाता है। और ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन होता है या जो डेविएशन होते हैं वो किन की वजह से होते हैं, और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी इन्हीं तथ्यों से ही रिलेट करता है। जैसे कि क्या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या ट्रेनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल, ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंटल सूटेबल नहीं है, जो एसओपीज हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई है, या तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है उसकी वजह से बार बार डेविएशन हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, या जो सीनियर्स उनके ऊपर हैं, जो लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने अभी कुछ दिनों पहले ही कोई चेंजेस किए हैं या कोई करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन सभी तथ्यों को या सभी जो पॉइंट्स होते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ही जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है। और ये सारी चीजें जो होती है वो फिर आखिरी में जब रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर ये शो की जाती है कि डेविएशन हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ और उसका जवाबदार कौन था, और उसके बाद हमने क्या करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं और मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है कि आप इन्वेस्टिगेशन को बहुत इजी और सिंपल वे में समझ सकें। क्योंकि ज्यादातर जो लोग इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होंगे उनको तो ये बात चीज बहुत इजी वे में समझ में आ गई होगी, बट जो लोग अभी तक इंडस्ट्री में नहीं गए हैं या जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये चीजें समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि वो उनको अभी इंडस्ट्री में काम करने का और वहां के वर्किंग कल्चर का ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगले पार्ट के अंदर जो इसका पार्ट 4 होगा उसके अंदर हम इसके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।